गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन पांडास डेटा फ्रेम में ग्रुप बाय फंक्शन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। और आपने इसे एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा ग्रुप बाय। तो जहाँ तक दोनों की वर्किंग की बात है, दोनों में ऑलमोस्ट ये सेम बिहेव करता है। वहाँ भी हम इसे ग्रुप बनाने के लिए यूज़ करते थे, पर्टिकुलर जब भी कभी हमें डेटाबेस के अंदर ग्रुप बनाना होता था, और डेटा फ्रेम के अंदर भी ये अगर हमें ग्रुप बनाना होगा तो वहाँ भी यहाँ भी हम इसे ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ होता है। और एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं हम पहले से जानते हैं, काउंट, सम, मिन, मैक्स, मीन, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। साथ ही साथ इसको स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस बोला जाता है। स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। चलिए एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पांडास डेटा फ्रेम ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव सेम वैल्यूज। तो ये ग्रुप को ये रोज को ग्रुप करने के लिए किया जाता है जिसकी सेम वैल्यूज हो। सेकंड थिंग इज इट इज मोस्टली यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस, दैट इज एंड एग्रीगेट फंक्शंस आर काउंट, सम, मिन, मैक्स, मीन to get the statics based on some to statics based on one or more column values, and it is very similar to the SQL group by statement. As I told you earlier that it is very similar to SQL group by statement, and it is also called as split apply combine process. Okay, अब इसे split apply combine process क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, split, then apply and then combine. तो द ग्रुप बाय फंक्शन स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। सबसे पहले ये किसी एक क्राइटेरिया के बिहाफ पर डेटा को स्प्लिट करेगा। देन द एग्रीगेट फंक्शन इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द ग्रुप। उसके बाद आपका जो एग्रीगेट फंक्शन होगा वो सभी ग्रुप पर अप्लाई होगा। इसका मतलब हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं, स्प्लिट के बाद अप्लाई आ जाएगा आपका। एंड देन एट लास्ट द ग्रुप्स आर कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट द रिजल्ट ऑफ द डेटा फ्रेम। और लास्ट में हम ग्रुप्स को कंबाइंड कर देंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम का रिजल्ट लेने के लिए। तो इसलिए इसे स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस बोला जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्प्लिट अप्लाई कंबाइन। सबसे पहले हम क्राइटेरिया के बिहाव पर डेटा को स्प्लिट करेंगे, देन एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम कंबाइन करेंगे रिजल्ट, डेटा फ्रेम का रिजल्ट लाने के लिए। तो इसे स्प्लिट अप्लाई कंबाइन प्रोसेस बोला जाता है। और जहाँ तक इसकी वर्किंग की बात है तो वर्किंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे एसक्यूएल के अंदर हम पढ़ते थे इसको, तो वही लगभग वर्किंग है। तो कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है, बाकी इसमें सिंटैक्स का आपको देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस है और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक प्रोग्राम है यहाँ, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया गया है ग्रुप बाय फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे इसमें हम सबसे पहले जो भी असेंशियल लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें प्रोग्राम में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो सभी इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले लिखा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पांडास को हमने इंपोर्ट कर लिया है, ये लाइब्रेरी है, और इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी दे दिया, अल्टरनेटिव नेम है पीडी। उसके बाद हमने एनपी के नाम से नमपाई को इंपोर्ट किया है, तो लिखा हुआ है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। देखिए ये अल्टरनेटिव नेम है। अब जहाँ भी प्रोग्राम में आपको पांडास को यूज़ करना होगा एज ए लाइब्रेरी या एनपी को यूज़ करना होगा एज ए लाइब्रेरी, तो वहाँ पांडास की जगह आप सिर्फ पीडी लिखेंगे और नमपाई की जगह सिर्फ एनपी लिखेंगे, और डॉट लगा के फिर जो भी इसका फंक्शन होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम क्रिएशन करना बताया भी था, डेटा फ्रेम सीरीज़। तो डेटा फ्रेम तो क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप बाय की बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रुप बाय वर्क करता है। और डेटा फ्रेम क्रिएट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि हम डिक्शनरी की हेल्प से हमेशा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में क्या है कि जो उसकी कीज़ हैं वो उसके कॉलम्स का काम करती हैं डेटा फ्रेम के। जब हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने एक डिक्शनरी ली और डिक्शनरी का हमने नेम ले लिया डी, और इसके बाद देखिए नेम की है, और ये सभी उस की के रिगार्डिंग वैल्यू है, अमन पुनीत विशाल, अमन पुनीत विशाल, और वैल्यू रिपीट हो रही है, अमन पुनीत विशाल, अमन पुनीत विशाल 4 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। और रिपीट होनी भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रुप बाय को इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए ये इंटेंशनली इस तरह से वैल्यू ली गई है कि यहाँ वैल्यू रिपीट हो। नेक्स्ट देखेंगे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की हो जाएगा, और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ हो जाएंगी ये लिस्ट की फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी। सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, एंड देन सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ भी रिपीटिशन है। इसके बाद एक की है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दे रखे हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, 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 तो यहाँ भी रिपीटिशन है, आप देख सकते हैं।
तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी में की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हमने उसे डिक्लेयर किया और हमेशा उसी फॉर्म में डिक्लेयर करते भी हैं। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में है, मतलब एक ही की के रिगार्डिंग में एक लिस्ट है कम्प्लीटली, और उस लिस्ट के उस लिस्ट में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया। अभी तक हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ डिक्शनरी को क्रिएट किया है। ओके, नाउ आई थिंक यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से फिर हमने सब्जेक्ट को ले लिया और सब्जेक्ट के बाद हमने फिर एक और की ली, और की इस बार लिए स्कोर। ठीक है, क्या लिया, स्कोर, और डिफरेंट स्कोर ले लिए। और स्कोर लेने के बाद अब हमारा काम ये है कि जब हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गई तो डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद अब हमें डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है, क्योंकि फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा है ग्रुप बाय फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए डेटा फ्रेम होना ज़रूरी है। तो हमने डेटा फ्रेम का नेम ले लिया डीएफ, और इसका जो सिंटेक्स था वो अप्लाई कर दिया हमने एज इट इज़। हम सबसे पहले पीडी लिखेंगे, पीडी का मतलब है आपका पांडास, हम ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव नेम ले चुके थे यहाँ पर। फिर डॉट डेटा फ्रेम आपका फंक्शन का नेम है। अब आइए देखिए इसके अंदर क्या हमने किया है, हमने इसके अंदर किया है डी क्या है, डी है डिक्शनरी, तो हमने डेटा सेट वैल्यू पास कर दी इसके अंदर, वो हमें करना भी था। ठीक है, तो डी को हमने पास कर दिया एज अ पैरामीटर वैल्यू, उसके बाद हमने कॉलम का नेम दिया। अगर हम नहीं भी देते तो भी काम चल जाता, क्योंकि जो कीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स का ही काम करती हैं। तो इस लाइन को अगर हम नहीं, इस पार्ट को अगर हम ना भी लिखें, कॉलम नेम एग्ज़ाम सब्जेक्ट स्कोर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, लिख देते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से लिखा भी जाता है। और नहीं भी लिखते तो भी आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की, वो जब डेटा फ्रेम में हम कन्वर्ट करते हैं डिक्शनरी को, तो वो कॉलम का काम करती हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए प्रिंट डेटा फ्रेम इज़, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं, और हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम इस तरीके का है कि उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जिसके फॉर्म पर हम ग्रुप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब कभी भी आपको डेटा फ्रेम को अप्लाई करना पड़ेगा, तो ग्रुप बाय को अप्लाई करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा हमेशा उसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन ज़रूर होगा। बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप, विदाउट एग्रीगेट फंक्शन आप डेटा फ्रेम को अप्लाई ही नहीं आप ग्रुप बाय फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर चलिए एक टास्क ले लेते हैं, और टास्क ये है कि हमें स्टूडेंट्स का मीन स्कोर निकालना, एवरेज स्कोर निकालना है। स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकालना है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और इन सभी का अगर हम एवरेज स्कोर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं कि मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो जिससे ये पता चल जाए कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, एटलीस्ट वो भी पता होना चाहिए। तो अब प्रोग्राम के अंदर हमें साथ साथ ये बताना भी पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, या हम कोई लाइन लिख रहे हैं तो उसका क्या पर्पज़ है। डॉक्यूमेंटेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हालांकि ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, आप कमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये विजुअल होगा स्क्रीन पर, ये एडवांटेज रहेगा इसका। अब चलिए, अब बात करते हैं हम ग्रुप बाय की। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए समझना। A1, अब A1 क्या है, A1 एक वेरिएबल है, DF डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम का हमें एक कॉलम सेलेक्ट करना है। तो चूंकि हमें डेटा फ्रेम का एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हम DF और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है, DF स्कोर। तो स्कोर लिया है हमने सिर्फ, और कुछ नहीं लिया। और इस पर क्या अप्लाई किया है, इस पर अप्लाई किया है हमने ग्रुप बाय। ओके, इस पर हमने ग्रुप बाय अप्लाई किया है, तो हम लिखेंगे डॉट ग्रुप बाय। अच्छा, अब डॉट ग्रुप बाय लिखने के बाद हम ग्रुप किसका बनाएंगे, तो ग्रुप बनाएंगे हम नेम के बिहाफ पर। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनका नेम के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप बनाएं तो उनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि नेम के बिहाफ पर एवरेज कितना आ रहा है, क्योंकि एक नेम के ज़्यादा स्टूडेंट हमने लिए भी थे। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय DF नेम। ठीक है, नेम आपका डेटा फ्रेम का कॉलम है, तो हम उसी तरीके से लिखेंगे DF नेम, ब्रैकेट के अंदर नेम। और हमें एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे मीन।
तो हम लिखेंगे डॉट मीन। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि आपका रिजल्ट, चलिए रिजल्ट देखते हैं, वो आपको क्लियर आइडिया देगा कि किस तरीके से आएगा। पहले तो ये डेटा फ्रेम समझ लीजिए, ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये आपके 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम मीन निकालें तो पहले तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया था ये बताने के लिए कि हम मीन निकालने जा रहे हैं। अब जो ग्रुप बना था वो किसकी बिहाफ पर बना था? ग्रुप बना था नेम की बिहाफ पर। अब एक नेम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, देखिए ज़रा, यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है, अमन रिपीट हो रहा है, पुनीत रिपीट हो रहा है, विशाल रिपीट हो रहा है। तो अब जब ग्रुप बन गया तो ग्रुप में अब वो सिर्फ एक बार अपीयर होगा, ओनली वन टाइम, अमन पुनीत विशाल, क्योंकि ग्रुप बनाया हमने नेम की बिहाफ पर। और हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि जो स्कोर है उनका, ठीक है, उसका मीन लेना है। अब यहाँ पर 3 अमन थे, 1 2 3 4 अमन थे, और इनके मार्क्स थे 62, 74, 85 और 67। तो इनको हम मीन या एवरेज निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सिंपल सा इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि 4 अमन है यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर आएगा आपका 72। तो ये हमने किस पर अप्लाई किया? स्कोर पर अप्लाई किया। अब आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही पुनीत और विशाल का भी निकाला। दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं कोड, तो वो आपको क्लियर आइडिया देगा। यहाँ देखिए, तो इस केस में हमने देखा कि किस तरीके से हमने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करके मीन स्कोर निकाला और डिफरेंट स्टूडेंट्स का, ठीक है, नेम के बिहाफ पर हमने ग्रुप बनाया और स्कोर का हमने मीन निकाला। चलिए आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ स्कोर ग्रुप बाय नेम एंड एग्जाम। अब अगर एक से ज़्यादा कॉलम हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं। यहाँ आप मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल लिया और फिर हमने लिखा DF स्कोर ग्रुप बाय DF नेम DF एग्ज़ाम। तो जितने भी आपको ग्रुप बनाने हैं, जिसके बिहाफ पर भी आपको ग्रुप बनाना है, उन कॉलम का नाम सेपरेट कर दीजिए, जैसे यहाँ किया गया। पिछली बार एक था तो सिर्फ एक ही लिया था, इस बार हमने नेम और एग्ज़ाम लिए हैं, तो हमने नेम और एग्ज़ाम लेने हैं, तो हमने नेम DF नेम कॉमन DF एग्ज़ाम लिया। अब कॉलम को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें नेम और हमने एग्ज़ाम ले लिया, और उसके बाद हमको सम निकालना है तो हमने सम लिया। एग्रीगेट फंक्शन तो यूज़ होना ही होना है, लास्ट में हम डॉट करके एग्रीगेट फंक्शन का नेम लिख देते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये आपका आउटपुट है, ठीक है, जहाँ हमको एक डेटा फ्रेम था। अब देखिए, हमने आपके 2 कॉलम्स लिए जिनके वहाँ पर हमने ग्रुप बनाया। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके नेम और एग्ज़ाम। तो ये देखिए, ये है नेम और ये है एग्ज़ाम। ये इस तरह से अपीयर होंगे। तो नेम आएगा, फिर एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। तो नेम और एग्ज़ाम आ रहे हैं और दोनों वन वन टाइम अपीयर हो रहे हैं। अमन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, पुनीत सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, विशाल सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। अब वो अमन नेम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर 1 में कितना स्कोर आया है ये यहाँ विजिबल है, ठीक है। उनका सेमेस्टर 2 में कितना स्कोर आया है वो यहाँ विजिबल है। इसी तरीके से पुनीत का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, विशाल का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में स्कोर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या किया? इसमें पिछली बार से क्या चेंज किया? पिछली बार तो हमने सिर्फ जब ग्रुप बनाया था तो एक कॉलम लिया था। इस बार हमने एक कॉलम नहीं लिया, इस बार हमने लिए 2 कॉलम, 2 कॉलम्स लिए इसमें, ठीक है। और तो कॉलम एक से ज़्यादा ले सकते हैं, बात ये समझने की है। और कॉलम एक से ज़्यादा लेने हो तो उसके लिए हम कुछ खास करना नहीं है, हमें सिर्फ कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नेम लिख देना है। और नेम सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख देना, नेम डेटा फ्रेम के साथ लिखना है, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम नेम, और कॉलम नेम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। बाकी सभी चीज़ें पहले की तरह रहेंगी। अब देखिए, अब इसमें सभी वैल्यूज़ जो भी हमने ग्रुप बनाया है, हमने ग्रुप बनाया नेम और एग्ज़ाम के यहाँ पर, तो वहाँ सिंगल टाइम अपीयर हो रही है। ऐसा नहीं है वो मोर देन वन टाइम अपीयर हो रही हैं। आप कहेंगे कि सर सेमेस्टर 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन जब वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है तो पुनीत के लिए लिखा हुआ है, नेम वाइज लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्रुप बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी चलिए ग्रुप बनाने हमने, अब एक बार और ग्रुप बनाते हैं। अभी हमें ग्रुप द एंटायर डेटा फ्रेम वाइज सब्जेक्ट एंड द एग्जाम। अब हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम का ही ग्रुप बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ग्रुप बना रहे थे स्कोर का सिर्फ, ठीक है, स्कोर के बिहाफ पर। लेकिन अगर हम एंटायर डेटा फ्रेम का ही ग्रुप बनाएं तो फिर क्या लिखेंगे? फिर हम वहाँ कॉलम नेम नहीं लिखेंगे।
फिर हम तो वहाँ सिर्फ डेटा फ्रेम ही लिख देंगे, तो हम लिखेंगे DF ग्रुप बाय सब्जेक्ट और एग्ज़ाम। सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो एंटायर डेटा फ्रेम को बना रहे हैं तो डेटा फ्रेम के साथ किसी कॉलम का नेम नहीं लिखेंगे। पिछली बार जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, तो वो स्कोर पर एप्लीकेबल था खाली, लेकिन अब हमने उसे हटा दिया यहाँ से। हमने सिर्फ डेटा फ्रेम का ही नाम लिख दिया। डेटा फ्रेम है हमारा DF डॉट ग्रुप बाय सब्जेक्ट एग्जाम्स, ठीक है। और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन अभी हम सम करने जा रहे हैं, और फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अब होगा क्या कि अब ये होगा आपका, तो सबसे पहले तो मैसेज ही प्रिंट होगा, ग्रुप द एंटायर डेटा फ्रेम बाय सब्जेक्ट एंड एग्जाम एंड स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। और एग्ज़ाम कौन से हैं? एग्ज़ाम है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आ जाएंगे। तो अब आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के बिहाव पर जो भी आपका सम होगा, क्योंकि हमने सम निकाला है, तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट वाइज। देखिए अब ज़रा एक बार इसको देखते हैं। ये रहा आपका, तो सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी आपका क्या निकला? आपका निकला यहाँ पर, वेट ए मिनट, ये आपका वैल्यूज़ निकल के आए, ठीक है। और अभी इसमें हम क्या देखना है, हमें दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से। हमने लिखा था DF ग्रुप बाय सब्जेक्ट एग्ज़ाम सम, तो सिर्फ सब्जेक्ट और एग्ज़ाम अपीयर होंगे क्योंकि ग्रुप इन्हीं के बिहाफ पर बनाया है, और सम निकलेगा। लेकिन बात यह है कि सम निकलेगा किसका? अब कॉलम यहाँ पर ये हैं, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम तो हमने ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये दोनों तो ग्रुप के लिए सेलेक्ट हो गए। नेम का हमको कुछ करना नहीं है। अब ये इसी पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, तो वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो आएगी। तभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो निकल के आएगा ना, यहाँ वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से भी हो सकता है आपका, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ली जा सकती है इसमें। चलिए एक बार और देखते हैं। A3 हो गया आपका। अब देखते हैं A4, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक बाय ग्रुप सब्जेक्ट। तो अभी क्या है इसके अंदर, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स लेना है, मतलब आपको कुछ ऐसा कोई एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं लेना, बल्कि इसको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले। हमने इसके लिए लिखा A4, फिर लिखा DF स्कोर, तो कॉलम का नेम ले लिया, ग्रुप बाय DF सब्जेक्ट, और इसके साथ लिख दिया डेस्क्राइब। ये देखिए यहाँ किसी एग्रीगेट मेथड का नाम, एग्रीगेट फंक्शन का नाम नहीं लिखा यहाँ पर हमने लिखा डेस्क्राइब, ठीक है। अब डिस्क्राइब करने से क्या होगा, अब ये डिस्क्राइब कर देगा इसे कम्प्लीटली। अब कैसे कैसे डिस्क्राइब करेगा ये भी देख लीजिए इसको। तो ये डिस्क्राइब करेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये क्या क्या डिस्क्राइब करेगा, ये टोटल नंबर ऑफ काउंट डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। मीन निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा, मिनिमम वैल्यू निकालेगा, क्वांटाइल निकालेगा, 25%, 50%, 75%, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, और सभी सब्जेक्ट ही निकालेगा। मैथमेटिक्स की निकाला है, साइंस का निकाला है यहाँ पर, ठीक है। और मैथमेटिक्स का निकाला, साइंस का निकाला है यहाँ। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। यहाँ देखिए आप, ये था क्वेश्चन आपका, ये वाला पार्ट था। तो क्या किया, स्कोर, ठीक है। स्कोर तो लिया हमने कॉलम, और ग्रुप किसके बिहाफ पर बनाया है? ग्रुप बनाया है सब्जेक्ट के बिहाफ पर, और सब्जेक्ट के बिहाफ पर हमने क्या किया, डेस्क्राइब। तो सब्जेक्ट कितने हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कितने हैं देखिए ज़रा। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस, दो ही सब्जेक्ट हैं, एक तो मैथ हो गया और एक साइंस हो गया। तो मैथ और साइंस के बिहाफ पर ये टोटली से डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और ये जितने ऑपरेशन लगेंगे किस पे लगेंगे, ये लगेंगे स्कोर पर। अब देखिए ज़रा एक बार, आई थिंक अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। और तो ये रहा, एक तो मैथमेटिक्स आ गया और एक आ गया ये साइंस आ गया। अब चूंकि हमने डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्राइब में क्या होगा कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होंगे प्लस क्वांटाइल वगैरह, ये सब आपका कैलकुलेट होके कम्प्लीटली डेटा दिखाएगा आपका। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 6 है, मीन कितना है, 59 है मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, मिनिमम वैल्यू 42 है,
मैक्सिमम वैल्यू 85 है, ठीक है। और ये है डिफरेंट क्वांटाइल्स, 25%, 50%, 75%। ऐसे ही साइंस का निकालेगा ये आपका, तो ये सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। तो ये प्रोग्राम था ग्रुप बाई का। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है क्वार्टाइल। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा सबको। तो इस तरीके से हमने निकाला है यहाँ पर। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कंप्लीटली डेटा को डिस्क्राइब कर देता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया, ग्रुप बाई के साथ हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन न लगा के हमने डिस्क्राइब को लिखा है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है हमने डिस्क्राइब। तो जब डिस्क्राइब को लिखा है और डिस्क्राइब किस रेस्पेक्ट में लिखा है हमने, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा है ये भी देखना पड़ेगा हमको। वेट ए मिनट। सब्जेक्ट को लिया है हमने, सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रुप बनाया है, ठीक है। और कैलकुलेशन होगी स्कोर की बिहाफ पर। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो देखिए आप ज़रा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो चूँकि मिनट, तो सब्जेक्ट के बिहार पर किया तो सब्जेक्ट तो हमारे पास सिर्फ दो ही थे, और वो थे एक तो मैथमेटिक्स और एक तो साइंस। और हमने चूँकि स्कोर लिया था तो स्कोर के ऊपर कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन क्या होगी वो डिस्क्राइब डिसाइड करेगा, और डिस्क्राइब का डिसाइड करेगा, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देगा। क्या करेगा वो, मीन निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम ये निकालेगा। और साथ साथ ये आपका क्वार्टाइल 25%, 50% और 75% ये भी कैलकुलेट होंगे। तो ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन होके आएगी आपके पास। तो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, ठीक है। 25% कितना था, 25% से बिलो कितना था, 50% से बिलो मार्क्स कितने थे, 75% से बिलो मार्क्स कितने थे। तो ये इस तरह का डेटा आपको टोटल दिखाई दे जाएगा। इसको क्वार्टाइल बोलते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसे थोड़ी देर में। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था। तो ये सभी कैलकुलेशन आ जाती हैं डिस्क्राइब से। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कंप्लीटली डेटा को डिस्क्राइब करना होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो बजाय ये कि हम खाली एक एग्रीगेट फंक्शन लगाएं और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करते हैं तो कंप्लीटली डेटा को डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। अब चूँकि हमने इसमें अपनी तरफ से मेंशन किया था स्कोर, तो स्कोर को हर तरीके से कैलकुलेट करके कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पर। और सब्जेक्ट लिए थे हमने, सब्जेक्ट के बिहार पर हमने ग्रुप बनाया था। तो सब्जेक्ट दो ही हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास मैथमेटिक्स, एक साइंस है। तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का बात करते हैं, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स क्या है ये समझ लीजिए सबसे पहले। क्वार्टाइल्स आपकी वैल्यूज़ हैं जो क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज़ दैट ब्रेक अप द डेटा सेट इनटू क्वार्टर्स। तो डेटा सेट को क्वार्टर्स में ब्रेक करती हैं, तो इसीलिए इसको क्वार्टाइल्स बोला जाता है। डेटा सेट को क्वार्टर्स पर ब्रेक करते हैं, इसलिए इसको क्वार्टाइल्स बोला जाता है। अब ये कितने तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं आपके। बेसिकली दीज आर द थ्री टाइप्स। पहला होता है लोअर क्वार्टाइल, जिसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट क्वार्टाइल इज द पॉइंट बिलो विच क्वार्टर ऑफ द डेटा लाई। ये वो पॉइंट है जिसके नीचे एक क्वार्टर ऑफ डेटा, 1/4 ऑफ डेटा लाई करता है, ठीक है। इसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। सेकंड आता है मीडियन, जिसको मिडिल क्वार्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे हाफ ऑफ द डेटा लाई करता है, टोटल डेटा सेट का हाफ ऑफ द डेटा सेट लाई। थर्ड होता है आपका अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल में आपका 75% डेटा यानी 3/4 ऑफ द डेटा लाई करता है, तो इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। और एक टर्म और होता है जनरली यूज, जिसे हम क्वांटाइल बोलते हैं। तो क्वांटाइल क्या होता है, इसको ये कंफ्यूज करता है कभी कभी क्वार्टाइल के साथ। क्वांटाइल कट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दैट डिवाइड द सैम्पल डेटा वेट इनटू सब ग्रुप, जो डेटाबेस को, डेटा सेट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। जो डेटा सेट को सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने ये कहा कि 0.20 क्वांटाइल्स इक्वल टू 5, तो इसका मीनिंग ये है कि 25% ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 0.20 क्वांटाइल 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है उसका 25% या तो 5 के बराबर है या 5 से बिलो है आपका। और उसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि 85% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 5 है। तो ये क्वार्टाइल और क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है परसेंटाइल्स का।
परसेंटाइल अब कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल क्या होता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले परसेंटेज को समझना ज़रूरी है। देखिए, परसेंटेज आप सभी को निकालना आता है, आप सभी जानते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, आप सभी फैमिलियर हैं काफ़ी। तो परसेंटेज में इसका दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि उसके 90% मार्क्स हैं, सपोज उसके 90% मार्क्स हैं, और तो आप उसको क्या अच्छा मानेंगे या उसे बुरा मानेंगे, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसने मार्क्स कितने स्कोर किया, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कितने पार्टिसिपेंट थे। फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम में अगर 100 पार्टिसिपेंट थे और 100 पार्टिसिपेंट में से 99 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्होंने 90 या 90 से एवं मार्क्स स्कोर किए, तो अब उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आप कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर उस स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी लो होगी, क्योंकि उसके नीचे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने 90% से कम मार्क्स स्कोर किए, बाकी सब उससे ऊपर है या उसके इक्वल है। अब अगर 100 का हम कंपैरिजन करें तो 90 अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होगा कि उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया गया होगा। तो कभी कभी परसेंटेज जो क्राइटेरिया होता है उसके थ्रू हम डेटा को जज नहीं कर सकते कि डेटा कितना अच्छा है कितना बुरा है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पेपर टफ आता है तो उसकी मेरिट भी काफ़ी नीचे जाती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी 50% या 55% या 60% वाले कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे पॉसिबल है कि 55% पर भी सिलेक्शन हो गया। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि बाकी जो कैंडिडेट थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने और ख़राब परफॉर्मेंस किया क्योंकि पेपर टफ था। तो फिर वहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मेज़र की जाएगी वो इस बात पर मेज़र की जाएगी कि सभी ने, जितने भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कितना क्वेश्चन पेपर सही सही अटैम्प्ट किया। तो वहाँ पर फिर परसेंटेज मैटर नहीं करता है, वहाँ पर मैटर करता है फिर परसेंटाइल। अब आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, बाकी अदर कैंडिडेट्स के साथ जो भी अपेयर होते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर परसेंटाइल निकाला जाता है। जैसे अभी आपका ये कहा जाए कि 80% ऑफ द कैट एग्जाम परसेंटाइल्स मीन्स, अगर ये कहा जाए कि परसेंटाइल 80% है तो 80% ऑफ द कैट एग्जाम परसेंटाइल मीन्स 20% अबव 80% बिलो। जैसे कि ये कह दिया जाए परसेंटाइल 80% है किसी भी कैंडिडेट का, तो 80% का क्या मतलब है। 80% का मतलब ये है कि जितने भी लोग एग्जाम में बैठे, जितने भी कैंडिडेट थे एग्जाम में जो बैठे, उनमें 25% ऐसे थे जिन्होंने उस कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, और 80% ऐसे थे जिन्होंने बिलो स्कोर किया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हायर परसेंटाइल होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा। जैसे किसी का 99% परसेंटाइल है, तो 99 परसेंटाइल का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे थे एग्ज़ाम में, ठीक है, जिन्होंने 1% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उस कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाकी 99% उससे बिलो थे। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन बताता है। तो आई थिंक अभी परसेंटाइल और परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर से क्वार्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि परसेंटाइल को तो अप्लाई नहीं करना हमको, अभी हमें क्वार्टाइल को ही अप्लाई करना है डेटा फ्रेम के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि परसेंटाइल डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू 100 सब ग्रुप्स वेयर द क्वार्टाइल्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 4 ग्रुप्स। तो जो क्वार्टाइल होता है वो टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल जिसे मीडियन बोलते हैं, और थर्ड हो जाता है आपका अपर क्वार्टाइल, ठीक है। ये 3 तरह के क्वार्टाइल होते हैं, 25, 50 और 75, और ग्रुप बनते हैं 4। तो अभी इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि निकालना कैसे ये बड़ा मैटर करता है। तो आपको लोअर क्वार्टाइल निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको हम n मानेंगे। तो n+1 लीजिए, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो जो भी आइटम नंबर निकल के आएगा उस पर जो वैल्यू होगी वो उसका लोअर क्वार्टाइल कंसीडर की जाएगी। लिखा हुआ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, ठीक है। अगर आपको मिडिल क्वार्टाइल निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, और अगर आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है तो थोड़ा फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है n+1 को 3 से, तो 3n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो ये अपर क्वार्टाइल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि तो कैसे निकालते हैं आपका क्वार्टाइल।
फाइंड 3 क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। अभी डेटा सेट है, पहले तो डेटा सेट जो होता है होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अगर आपको निकालना भी है क्वार्टाइल। तो मैथमेटिकली पहले मैं बता देता हूँ, प्रोग्रामेटिकली फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वो तो आसान है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, लेकिन एक बार को ये मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो पहले तो इसे जो भी डेटा सेट दे रखा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7 और ये 7 हो जाएगी एन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा दीजिए Q1 का। अगर लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 क्या था, n+1 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या होगा 7+1 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 2। तो 2 का मतलब है सेकंड आइटम। सेकंड आइटम कौन सा है, 6। तो ये हो जाएगा इसका लोअर क्वार्टाइल। अब ऐसे ही मीडियन निकालेंगे, मिडिल क्वार्टाइल निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है 7, 7+1 8, 8 डिवाइड बाई 2 फोर्थ आइटम कौन सा है 8। तो ये कितना आ जाएगा, मिडिल क्वार्टाइल कितना आ जाएगा 8। ऐसे अपर क्वार्टाइल निकालेंगे तो 3n+1, n कितना है 7, 7+1 8, 8 इंटू 3 24, 24 डिवाइड बाई 4 6। तो 6 कौन सा हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो ये इसका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।